प्यारे बच्चों, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जो चैप्टर हम लोगों ने लास्ट टर्न पे पढ़ा था उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया था। अब उसके 4 डिविजन्स और रह गए हैं, टोटल 6 थे। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद आता है सदर्न प्लेट्यू। यानी हमारे इंडिया का जितना ये आपको रीजन दिख रहा है, पहले ऊपर नॉर्दर्न माउंटेन्स बताए थे, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, प्लेन एरिया के बाद ये पूरा इंडिया का जो एरिया है दिख रहा है आपको मैप में। हमने इसलिए पूरा नहीं बनाया, जितना आज समझना है उतना ही मैप हमने लिया है। ये पूरा इलाका कहलाता है सदर्न प्लेट्यू। सदर्न माने दक्षिणी, मतलब साउथ की तरफ का। प्लेट्यू उस रीजन को बोलते हैं जो हाईलैंड होती है, प्लेन एरिया से कुछ ज्यादा ऊंचाई पर होती है, लेकिन उसमें माउंटेन्स, जो माउंटेन्स की हाइट तो बहुत ज्यादा होती है, और माउंटेन्स की खासियत ये होती है कि उनमें माउंटेन पीक होती है, पर्वत चोटी। लेकिन प्लेट्यू ऐसे नहीं होते, बल्कि वो उभरा हुआ हिस्सा होता है, जमीन का उठा हुआ, मतलब हाई टेबल लैंड एक तरह से। इसके ऊपर भी खूब आराम से बस्तियां बसती हैं, खेती होती है, सब कुछ होता है। प्लेट्यू की खास बात यह है। प्लेट्यू फेमस किस लिए होते हैं? इनमें तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं जो आज हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, उन सब का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है। अगर माउंटेन्स की बात हम करें तो माउंटेन्स किस लिए अच्छे होते हैं? माउंटेन से बहुत अच्छी पीरियनियल रिवर्स निकलती हैं। रिवर्स, जितनी बड़ी बड़ी हमारे यहाँ रिवर्स हैं जिनसे एग्रीकल्चर में सहायता मिलती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना, ये सारी की सारी हिमालयन माउंटेन से आई हैं। और माउंटेन्स में बहुत थिक फॉरेस्ट होते हैं, बहुत घने जंगल, जहां पर तरह तरह की फ्लोरा एंड फाउना हमको देखने को मिलती है। वाइल्ड लाइफ रिच होती है बहुत। इसी तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स का इंपॉर्टेंस ये है कि वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। अर्ली सिविलाइजेशन जितनी भी थी, पुरानी बस्तियां, वो सब की सब प्लेन एरिया में ही जाके बसी हैं, जहां नदियों के मैदान हैं। इसी तरह अब सदर्न प्लेट्यू जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि सदर्न प्लेट्यू का जो एरिया है, ये पूरा, ये मिनरल डिपॉजिट्स का बहुत अच्छा, बहुत रिच एरिया है सदर्न प्लेट्यू। अब इसके जब हम अलग अलग डिविजन देखेंगे तो हम पाएंगे सदर्न प्लेट्यू को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। ये जो विंध्याचल रेंज है, विंध्या रेंज बोलते हैं शॉर्ट में, इसके ऊपर का जितना हिस्सा है ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड है ये। और ये सतपुरा रेंज जो है इसी के पैरेलल, ये भी एक पहाड़ियों की लाइन है और ये विंध्याचल भी एक पहाड़ियों की लाइन है। इसके ऊपर अरावली रेंज दिख रही है, राजस्थान से लेकर के पूरा दिल्ली तक गई हुई है। इसके वो बाद में देखेंगे। ये पूरा ऊपर का जो हिस्सा है ये सेंट्रल हाईलैंड है। उसके बाद जितना ये ट्रायंगल शेप का जो रीजन दिख रहा है आपको नीचे, ये कहलाता है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक। अब सेंट्रल हाईलैंड हमने बताया ना, सेंट्रल हाईलैंड की जो मुख्य पहाड़ियां हैं वो विंध्याचल है और सतपुरा रेंज है। सेंट्रल हाईलैंड को भी 2 पार्ट्स में, डायरेक्शन के हिसाब से 2 अलग अलग इसके नेम्स दिए गए हैं अलग अलग रीजन में। एक ये वाला जो इलाका है गुजरात, राजस्थान और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में, ये कहलाता है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू यानी ये अरावली रेंज के जितना साउथ में जो ये हिस्सा दिख रहा है और विंध्याचल के ऊपर, ये मालवा प्लेट्यू कहलाता है। और ये सेंट्रल हाईलैंड का वेस्ट वाला हिस्सा है मालवा प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड को अगर वेस्ट और ईस्ट में आप अलग अलग करके देखें तो वेस्ट वाला जो हिस्सा है वो मालवा प्लेट्यू है, और जितना ईस्ट में आप जाएंगे तो इसके जहां खत्म होता है ये सेंट्रल हाईलैंड, उसको बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये वाला हिस्सा बिहार झारखंड में, ठीक है ना, समझे आप। तो सेंट्रल हाईलैंड को जब आप समझेंगे, इसका स्लोप किस तरफ है, आप इसकी ढाल देखें तो वो नदियों के बहाव से देख के पता चलता है। सेंट्रल हाईलैंड की जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं चंबल, बेतवा, सिंध और केन। सिंध नदी नहीं बनाई है, और ये सारी की सारी जाके यमुना में मिली है अल्टीमेटली। तो ये चंबल भी यहां से इस तरफ को जाती है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ और ईस्ट में। बेतवा भी नॉर्थ की तरफ बहती हुई जाकर यमुना में मिल जाती है। केन भी नॉर्थ की तरफ जाती हुई यमुना में मिल जाती है। तो ऐसा कुछ लगता है मैप को देख के कि सेंट्रल हाईलैंड का जो झुकाव है, जो इसकी ढलान है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, इस तरफ है इसकी ढाल, इसीलिए नदियां सब ऐसे जाके बहती हैं। समझे ना आप। छोटा नागपुर प्लेट्यू में
वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जो हमें मैप में शो की जाती है वो मेन एक दामोदर रिवर है इधर, वो इंपॉर्टेंट है, वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। अच्छा, अब सतपुरा रेंज के साउथ में जो हिस्सा है ये कहलाता है डेक्कन प्लेट्यू। अभी अभी हमने आपको बताया डेक्कन प्लेट्यू में 2 बाउंड्रीज हैं, बल्कि 3 बाउंड्रीज। देखें, ऊपर की जो नॉर्थ बाउंड्री है वो सतपुरा पर्वत आ जाएगा, सतपुरा रेंज, मतलब सतपुरा की जो पहाड़ियां हैं लाइन से, वो इसकी ऊपर की बाउंड्री बनाती हैं नॉर्थ साइड की। वेस्ट में जो बाउंड्री बनती है इसकी, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना किनारे किनारे बनाई हुई, ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां कहलाती हैं। ईस्ट में आपको जो दिख रही हैं हल्की सी बिखरी हुई, ये कहलाती हैं ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट वेस्ट में, ईस्टर्न घाट ईस्ट में, और नॉर्थ में सतपुरा रेंज, ये डेक्कन प्लेट्यू को पूरा घेरे हुए हैं। डेक्कन प्लेट्यू में जो 2 मेन चीज है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इनके बारे में हल्का सा आपको नॉलेज होना चाहिए। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? पहले तो वेस्टर्न घाट जो है वो इनके कंपेयर में इनकी हाइट ज्यादा है, वेस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट की ऊंचाई इनके कंपैरिजन में कम है। दूसरी चीज, वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां हैं ये लगातार हैं, कंटिन्यूअस हैं, गुजरात से लेकर के पूरा केरला तक, बीच में कई स्टेट हो गए, महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, कर्नाटका भी है, केरला भी है, ये पूरी कंटिन्यूअस हैं। और यहां से यहां तक जो ये मुंबई वाला इलाका है ना, इधर आपने देखा होगा, तो इधर से इधर आने के लिए पासिस बने हुए हैं पहाड़ के अंदर, जो पहाड़ को काट के जो रास्ता बनाई जाती है उसको दर्रा बोलते हैं, पासिस के जरिए ही इधर आना पॉसिबल हुआ था, वरना नहीं। ईस्टर्न घाट में ऐसा नहीं है, ये बहुत फैले हुए हैं और ज्यादा ऊंचे नहीं है, और इनके बीच में आने जाने का रास्ता बना हुआ है। उसका कारण ये नदियां हैं, 4 नदियां आपको दिख रही हैं। तो इस मैप में आपको देखने से ये लगेगा कि यहाँ हाइट ज्यादा है, यहाँ हाइट कम है। जैसे ऊपर हमने ढाल देखी थी, स्लोप, तो डेक्कन प्लेट्यू में स्लोप जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, इसीलिए ये सारी नदियां, महानदी कृष्णा, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चारों की चारों रिवर्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। इसी डेक्कन प्लेट्यू में ऊपर 2 नदियां पैरेलल आपको देखने को मिलेंगी मैप में, वो नर्मदा और तापी। ये नदियां, इनका बहाव इनके कंपैरिजन में उल्टा है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती थी चारों, और ये 2 जो नदियां हैं नर्मदा और तापी, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं। इसका मतलब यहां पर स्लोप सेंट्रल हाईलैंड में, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को अलग करने वाली नदी नर्मदा नदी है, ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। इन 4 नदियों का और इन 2 नदियों का डिफरेंस कभी कभी आता है, पूछता है पेपर में। जो नर्मदा और तापी हैं ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और ये 4 नदियां महानदी कृष्णा गोदावरी और कावेरी, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, यानी ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं और ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। दूसरी बात यह है कि ये 4 नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का मतलब जब समुद्र में मिलने वाली होती है नदी तो कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है और ये बड़ा उपजाऊ एरिया होता है। ये चारों नदियां डेल्टा बनाती हैं, यहाँ काफी उपजाऊ जमीन है। ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी एक ऐसा एरिया होता है जो डेल्टा से थोड़ा सा कमजोर होता है और नदी अपनी मेन स्ट्रीम, मेन धारा के साथ डायरेक्ट जाके समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में हम डिफरेंसेस क्या देख रहे थे? वेस्टर्न घाट की हाइट ज्यादा है, ईस्टर्न घाट की कम है। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस और इरेगुलर है। उसके अलावा वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां हैं उसमें एक अजीब सा आपको नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलेगा कि वेस्टर्न घाट, चौड़ाई तो ज्यादा नहीं है इनकी, वेस्टर्न घाट के इस साइड जो सिटीज हैं लोकेटेड हैं और इस साइड जो सिटीज लोकेटेड हैं उनकी बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, 150-200 किलोमीटर के अंदर ही है, लेकिन बारिश यहां पर बहुत ज्यादा होती है और यहां पर बहुत कम होती है। उसकी वजह यही है कि वेस्टर्न घाट की ऊंची ऊंची पहाड़ियां यहां अरब सागर से आने वाले मानसून को रोक लेती हैं और ज्यादातर बारिश इसी इलाके में कर देती हैं, और जब उनकी ह्यूमिडिटी लो हो जाती है तो फिर वो आगे निकलती हैं और यहाँ नाम मात्र की बारिश होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई और पुणे के दरमियान इतनी दूरी कम होने के बावजूद भी बारिश में इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो जो मुंबई है वो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में पड़ता है, यानी विंडवार्ड साइड में, और पुणे इस तरफ पड़ता है उसके लीवार्ड साइड में। विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड, ये 2 अलग अलग वर्ड हैं। चलिए, उसके बाद हम इसमें देखेंगे वेस्टर्न घाट की कुछ जीके की बातें भी हो जाए। वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है दैट इज अनाईमुदी, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है वेस्टर्न घाट में। यूं तो कई सारी पहाड़ियां हैं सैकड़ों, मगर अनाईमुदी पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है वेस्टर्न घाट में। इसी तरह से ईस्टर्न घाट में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी।
ठीक है ना। फिर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में यानी डेक्कन, पूरे सदर्न प्लेट्यू की हम बात करें, सदर्न प्लेट्यू में एक खास किस्म की सॉइल, एक मिट्टी पाई जाती है जो कॉटन की पैदावार के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल बहुत उपजाऊ होती है और ये कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रीज में कॉटन का बहुत बड़ा योगदान है और इंडिया बहुत पुराने जमाने से कॉटन के लिए फेमस रहा है। इसमें डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल का जितना एरिया है ना, आपको दिख रहा है, ये डेक्कन ट्रैप भी कहलाता है। सदर्न प्लेट्यू खत्म हो गया, तीसरा पार्ट। चौथा आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बहुत छोटा सा टॉपिक है। राजस्थान में अरावली रेंज के जो वेस्ट का जो हिस्सा है और थोड़ा सा गुजरात का, बाकी तो पाकिस्तान में है, ये पूरा हिस्सा जहां बहुत कम बारिश होती है, वेरी लो रेनफॉल और लो वेजिटेशन, यानी यहां हरियाली भी नाम मात्र की है, इस हिस्से को बोलते हैं डेजर्ट। इसका नाम है थार डेजर्ट। राजस्थान में पड़ता है और कुछ हिस्सा गुजरात में भी पड़ता है, ज्यादातर पाकिस्तान में पड़ता है। डेजर्ट में वेजिटेशन नहीं होती है क्योंकि जब बारिश नहीं होती तो इसलिए वहां पर हरियाली भी नहीं होती। कुछ एक आध हिस्सों में जहां पानी थोड़ा वाटर लेवल ऊंचा है और थोड़ी बहुत प्लांट वहां पर होते हैं तो बस्तियां भी बस जाती हैं, उसको ओसेस बोलते हैं। ओसेस, थोड़ी सी हरियाली दिखती है। बाकी पूरा रेतीला इलाका है, सैंड ड्यून्स पाई जाती हैं वहां। सैंड ड्यून्स मतलब क्या होता है, रेत की पहाड़ियां जो इधर से उधर उठ के रेत हवा में उड़ के तूफान में इधर से उधर शिफ्ट हो जाती है और एक ऊंची सी पहाड़ी बना लेती है, उसी को सैंड ड्यून बोलते हैं। एक अकेली नदी है सिर्फ इस इलाके में राजस्थान में, जिसको कहते हैं लूनी रिवर। ये इकलौती नदी है राजस्थान की, डेजर्ट की, ठीक है ना। तो चार हो गए डिवीजन, नॉर्दर्न माउंटेन्स हुआ, नॉर्दर्न प्लेन्स हुआ, सदर्न प्लेट्यू हुआ और उसके बाद डेजर्ट हुआ। अब आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, कोस्ट माने होता है समुद्र का किनारा और प्लेन एरिया है। ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट में, जो ये आपको इंडिया का जो बॉर्डर है और वेस्टर्न घाट है, इन दोनों के बीच में जो सफेद हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसी तरह से ये वाला हिस्सा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ भी बहुत घनी आबादी रहती है और इनका मेन ऑक्यूपेशन पुराने जमाने से रहा है फिशिंग, मछली पकड़ने का, क्योंकि समुद्र से लगा हुआ है। कोकोनट वगैरह की खेती भी यहाँ पर इस इलाके में काफी अच्छी होती है। जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे मुंबई है, गोवा में है, कई अच्छे अच्छे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, समुद्री स्टेशंस जो होते हैं ना, जो पहले जमाने में तो पानी की जहाज से यात्रा होती थी विदेशों की, तो पोर्ट भी सब यहीं सिचुएटेड है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। विशाखापत्तनम है, चेन्नई है, मुंबई है, कोचीन है, तमाम है। तो ये है कोस्टल प्लेन्स हमारे, वेस्टर्न घाट के पैरेलल और ईस्टर्न घाट के भी पैरेलल। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी उनके रीजन के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक गुजरात और गुजरात से लेकर के पूरा सूरत से लेकर मुंबई तक का जो एरिया है वो कोंकण कोस्ट कहलाता है, कोंकण कोस्ट। उसके बाद कर्नाटक वाला हिस्सा कहलाता है कन्नड़ कोस्ट। फिर उसके बाद सबसे साउथ केरला में जो हिस्सा है वो कहलाता है मलाबार कोस्ट। ईस्टर्न घाट को दो हिस्सों में बांटा गया है, नीचे साइड का जो हिस्सा है वो कहलाता है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल, और जो उसके ऊपर है आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाला हिस्सा वो कहलाता है नॉर्दर्न सरकार। ये इनके डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट रीजन्स में, समझ गया। अब पांचवा नहीं, छठा, कोस्टल प्लेन तो पांचवा था, छठा है हमारा आइलैंड। इंडिया में दो आइलैंड ग्रुप्स माने जाते हैं और उनको केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी। यहां है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स, और यहां पर है अंडमान एंड निकोबार, ये भी यूनियन टेरिटरी है, ये भी यूनियन। अरेबियन सी में पाए जाते हैं लक्षद्वीप, ये बने हैं, ये कोरल आइलैंड है। कोरल का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके स्केलेटन से, जिनके कंकाल से और उनकी हड्डियां और जो अंदर से, वो तो एक साइंस की बात है बायोलॉजी की, उनके अंदर से ऐसा कुछ मटेरियल निकलता है जो समुद्र में ऊपर जम जाता है, उसको कोरल बोलते हैं। उससे उनके जमने से यह आइलैंड बने हैं, लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप इनका नाम 1973 के बाद पड़ा, पहले इसके और भी नाम थे, एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। लक्षद्वीप आइलैंड यहां पर है अरब सागर में। इसकी कैपिटल क्या है, कवरत्ती, मालूम है आपको,
कवरत्ती। बे ऑफ बंगाल में इससे काफी बड़ा हिस्सा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। ऊपर नॉर्थ वाला हिस्सा अंडमान आइलैंड है और नीचे निकोबार। ये पूरा एक जुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है, बल्कि अलग अलग छोटे छोटे कई सारे टापू हैं, उनका पूरा झुंड जो दिखता है वो पूरा का पूरा आइलैंड ग्रुप कहलाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप और ये लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। इन दोनों की कैपिटल भी आपको मालूम है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये दोनों आइलैंड बहुत रिच वाइल्ड लाइफ के लिए जाने जाते हैं। यहाँ भी बहुत रिच वाइल्ड लाइफ है, यहाँ भी। यहाँ कोई एक बहुत फेमस बर्ड सेंचुरी भी है शायद लक्षद्वीप में, क्या बोलते हैं उसको, पिट्टी बर्ड सेंचुरी ऐसे कुछ उसका नाम है। पिट्टी आइलैंड, इस लक्षद्वीप में पिट्टी आइलैंड एक इलाका है जो बर्ड सेंचुरी के लिए, मतलब चिड़ियों की, यहाँ पर चिड़ियां बहुत ज्यादा रहती हैं, इनहेबिटेड हैं। जैसे मैंने इसको बताया था लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड है, किस तरह से बने हैं, और ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये सब मैरीन माउंटेन्स माना जाता है इनको, यानी समुद्र के अंदर जो पहाड़ हैं और उन पहाड़ों का ऊंचा हिस्सा जो पानी में नहीं डूबा ऊपर दिख रहा है, उन्हीं को बोला गया है अंडमान, ऐसा माना जाता है। सबमरीन माउंटेन्स है ये, समुद्र के अंदर के माउंटेन्स जो ऊपर तक निकल आए हैं, उसी में बस्ती बसी हुई है। आपको मालूम है काला पानी की सजा जब अंग्रेजों के टाइम में दी जाती थी तो यहीं भेजा जाता था। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर जो इसकी कैपिटल है ना, वहीं पर एक जेल बनाई गई थी जिसका नाम था काला पानी। ये बहुत नीचे तक है, और भी ये कन्या, मैंने तो इसमें सही नहीं बनाया है, और नीचे है ये यहां तक। सबसे जो साउथ में सबसे नीचे जो पॉइंट है उसको इंदिरा पॉइंट कहलाते हैं। वो भारत का सबसे दक्षिणतम यानी सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का, वो इंदिरा पॉइंट है। अब वो डूब गया है, जब से सुनामी वगैरह आई थी तो वो डूब चुका है, अब नहीं दिखता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इंडिया हमारा 6 तरह के फिजिकल डिविजन्स में बांटा जाता है और सबका अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस है। नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर सदर्न प्लेट्यू, फिर डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, उसके बाद आइलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स। तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। ठीक।